इजराइल वर्सेस लेबनान। तो देखिए अब तक क्या क्या हुआ। पहली बड़ी बात, बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा हमला हुआ। दूसरी बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत की खबर सामने आई। जी हां, 3 एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। 4 एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर तबाह हो गया। 5 हमले में आपको बता दें नसरल्लाह की बेटी की भी मौत हुई है। ये अब तक क्या क्या हुआ आपको बता रहे हैं अपडेट के माध्यम से। जो छठा अपडेट है वो ये है कि अमेरिका से नेतन्याहू ने हमले का आदेश दिया। जो 7वां अपडेट है वो ये कि इजराइल का न्यू फेज ऑफ वॉर का ऐलान सामने आ चुका है। 8वीं बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को हमले की जानकारी दी गई। 9वीं बड़ी बात, नेतन्याहू अमेरिका से इजराइल लौट रहे हैं। और 10वीं बड़ी बात, मौत की खबर के बाद ईरान में इमरजेंसी बैठक की गई है। तो ये 10 बड़ी बातें हमने आपको बताई। अब तक जो कुछ भी हुआ उससे जुड़ी हुई। और देखिए अमेरिका से इजराइल के लिए रवाना हुए नेतन्याहू यूएन की बैठक में हिस्सा लेने आए थे अमेरिका, और 3 घंटे की देरी से उड़ा नेतन्याहू का प्लेन। विमान ने न्यूयॉर्क से उड़ान भरी है। आज शाम तेल अवीव पहुंचेंगे नेतन्याहू। और एक और बड़ी खबर, लेबनान में हमलों पर यूरोपीय संघ का बयान सामने आया। नेतन्याहू को कोई नहीं रोक सकता। और यूरोपियन यूनियन के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि नेतन्याहू को कोई नहीं रोक सकता। नेतन्याहू को रोकने में कोई सक्षम नहीं है, कोई नहीं रोक सकता उन्हें। लेबनान युद्ध लंबा होने वाला है, ये बोरेल की तरफ से आशंका जताई गई। विदेश मामलों के चीफ हैं, ईयू के विदेश मामलों के चीफ बोरेल की तरफ से बड़ी बात कही गई। यूएन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा ईरान इराक मिडिल ईस्ट के लिए श्राप। ईरान को बताया आतंक का पिटारा। कहा ईरान ने लाखों लोगों को किया है तबाह, कई देशों का अंदर ही अंदर खात्मा किया। तो आपने नेतन्याहू को सुना, इजराइल ने ईरान को सीधे सीधे टारगेट किया। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है इस चर्चा में। वॉर कॉन्क्लेव में मेजर जनरल रिटायर AK सिवात सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ब्रिगेडियर रिटायर शरदेंदु सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। दीपक वोरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर। कर्नल रिटायर US राठौर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ 2 सहयोगी हैं, मनीष झा भी हैं और सुमित चौधरी भी हैं। मनीष, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। जिस तरह के से नेतन्याहू को हमने सुना अभी, उनका साफ तौर पर कहना है द कर्स। उन्होंने इस तरह के एक मैप दिखाया और उसमें द कर्स लिखा हुआ था, जिसका सीधा टारगेट ईरान है। तो क्या ईरान अब जंग में कूदेगा डायरेक्टली? देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि UNGA में जिस वक्त नेतन्याहू बोल रहे थे, जिस वक्त वो मैप दिखा रहे थे, उस वक्त भी उन्हें पता था कि अगले कुछ मिनट के बाद क्या होने वाला है। और न केवल वही, बल्कि जब वो अमेरिका जा रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था कि अब हमारे एक्शन बोलेंगे, शब्द नहीं बोलेंगे। अभी इजराइल को स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है कि नसरुल्लाह मारा गया या नहीं, उसके एक्शन ही बता रहे हैं कि वो मारा गया कि नहीं। अब बात यह है कि ईरान क्या करेगा। ईरान को पता है कि इस वक्त इजराइल का जो रौद्र रूप है, उसमें इस वक्त ईरान का जंग में कूदना ईरान की सेहत के लिए हानिकारक है। और इसीलिए ईरान की तरफ से सिर्फ बयानबाजी होंगे, उसी तरह की बयानबाजी जैसे अमेरिका करता है इजराइल को डांट फटकार करने के लिए, वैसे ही ईरान की तरफ से आएगा। हम हिजबुल्लाह के साथ हैं, हम हमास के साथ थे, हम हुती के साथ हैं। कुल मिलाकर यही है कि ना हिजबुल्लाह बचेगा, ना हमास बचेगा, ना हुती बचेगा। फिलहाल इजराइल को रोकने वाला कोई नहीं है और ये बात साफ तौर पर है। और इजराइल ने भी ये संदेश दे दिया है 5 नवंबर तक इजराइल के पास वक्त है, जब तक चुनाव नहीं हो जाता। इस 5 नवंबर के दरमियान इजराइल इस तरह के और बहुत सारे हमले करने वाला है। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि हमले अभी जारी रहेंगे। और देखिए इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसका लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं। हमले में नसरल्लाह की मौत की खबर है। नसरल्लाह की मौत की पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन अभी तक जो संकेत आ रहे हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे यही निकलकर सामने आ रहा है कि नसरल्लाह पर बड़ा हमला किया है इजरायल ने। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और एक और बड़ी खबर, नसरल्लाह की मौत के दावों पर हिजबुल्लाह चुप है। अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। 12 घंटे से हिजबुल्लाह ने कोई भी बयान जारी नहीं किया है, ना खंडन किया है। हिजबुल्लाह ने अभी तक कोई खबर का खंडन नहीं किया है। ये बताया तक नहीं है कि क्या इस वक्त स्थिति है। तो क्या नसरल्लाह मारा गया है इसीलिए हिजबुल्लाह चुप है? 12 घंटे से कोई भी बयान नहीं है, अब तक खबर का खंडन तक नहीं किया है। तो क्या ये सच है कि नसरल्लाह मारा गया है इसीलिए खबर का खंडन नहीं किया जा रहा है? तो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि नसरल्लाह जिंदा या मुर्दा। 10 बड़ी थ्योरीज कौन कौन सी हैं
इस पूरे सवाल को लेकर जरा उस पर भी गौर करते हैं बिग वॉल के माध्यम से। 10 बड़ी थियरीज। पहला, इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया हसन नसरल्ला। ये पहली थियरी है जिसमें यह दावा किया जा रहा है। दूसरा, बचना नामुमकिन क्योंकि हमले के बाद हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। तीसरी थ्योरी ये आ रही है कि अगर वहां नसरल्ला मौजूद था तो मलबे में दबकर नसरल्ला की मौत हो चुकी है। चौथी थ्योरी जो सामने आ रही है, हमले के बाद हजारों टन का मलबा जमा दिख रहा है, ये तस्वीरों में हम देख रहे हैं। और पांचवी थ्योरी जो सामने आ रही है, मौत की पुष्टि में कई दिन लग सकते हैं कि नसरल्ला मारा गया है नहीं। छठी थ्योरी की बात करें, हजारों टन मलबा हटाने में कई दिन लगेंगे, तभी जाकर इस बात की पुष्टि हो पाएगी। सातवां, अगर नसरल्ला जिंदा होता तो मीडिया के सामने आता और अपने जिंदा होने का सबूत देता। आठवां, कि जिंदा होने का वीडियो अब तक रिलीज कर चुका होता नसरल्ला। जी हाँ, नौवीं थ्योरी सामने आ रही है, हिजबुल्लाह की चुप्पी से मौत पर सस्पेंस बढ़ा हुआ है। ये चुप्पी दरअसल खल रही है कि क्या आखिर है। और 10वीं थ्योरी, मोहम्मद दाइफ की मौत की पुष्टि में कई दिन लगे थे, तो इसीलिए पुष्टि होने में वक्त लग सकता है। शिबाज सर, आप देख रहे हैं 10 थियरी हमने बताई नसरल्ला के मौत को लेकर। आपका क्या असेसमेंट कहता है, जिस तरीके का ये हमला रहा है, जितना टारगेटेड रहा है, जिस तरह की इसकी प्लानिंग है, क्या इसमें नसरल्ला के जीवित होने की कोई संभावना है? हाँ बिल्कुल, देखो रवि, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहे हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर हसन नसरुल्लाह के बचने के चांसेस बिल्कुल बहुत कम हैं। अगर आप देखें, बहुत क्लेवरली इजराइल ने F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया, ना कि मिसाइल या रॉकेट्स का। उसकी वजह यह थी कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल वो टारगेट पे पहुंच के उसने बंकर बस्टिंग जो बम डाले, वो बम इतने पावरफुल थे, जो बिल्डिंग के अंदर जो मीटिंग हो रही थी उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया। तो सच्चाई यह है, पहली बात, क्या उसके अंदर हसन नसरुल्लाह था मीटिंग में? वो बात साफ होगी, हाँ बिल्कुल था। क्या अगर वो मीटिंग में था और वो बिल्डिंग में था, तो ये भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से इन बम का इस्तेमाल किया वो बहुत पावरफुल हैं, तो उनसे वो पूरी की पूरी नष्ट होगी बिल्डिंग। और उसके अंदर जो भी था वो मारा गया, चाहे उसकी लड़की थी या उसकी भाई था या और भी जो कमांडर थे, वो सब के सब एक प्रकार से मर चुके हैं। अब अगला पॉइंट ये आता है कि अगर वो जिंदा होता तो वाकई कोई ना कोई डिनायल आता हिजबुल्लाह से, क्योंकि वो अपने जो कैडर है उसकी जो मोराल को हाई करना चाहते, वो दिखाते कि इजराइल ने अटैक तो किया मगर ये इजराइल का अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ और हसन नसरुल्लाह अभी भी जिंदा है। क्योंकि ये नहीं आया तो ये भी एक शक के दायरे में लगता है कि ये सच्चाई है कि हसन नसरुल्लाह मर गया। कहने का मतलब यह है निधि, अगर आप पूरे का पूरा एविडेंस देखो, इसमें लगता है कि कोई शक नहीं रह जाता कि हसन नसरुल्लाह जो कि मारा गया, और वो भी इजराइल ने जो एयरफोर्स से अपने स्ट्राइक किए पिन पॉइंट, और भी बैरूत में। एक चीज का ध्यान रखना, अभी तक वो बैरूत में हमले नहीं कर रहा था, वो सदर्न लबनान में कर रहा था, जहां पर वो देख रहा था हिजबुल्लाह का गढ़ है। मगर जब वो हेडक्वार्टर में उसने किया है तो ये भी बहुत क्लेवरली। लेकिन सर, जो रक्षा इजराइल के रक्षा विभाग के लोग अगर इतनी सेंसिटिविटी के साथ 24 घंटे 7 दिन लगे हुए थे, तो ये बात बताती है कि नसरल्लाह कहीं ना कहीं मारा गया। इजराइल तो यही दावा कर रहा है। सुमित भी हमारे साथ है, उनके पास आएंगे। एक बड़ी खबर है, लेबनान में हमलों पर सीरिया की धमकी सामने आई है। ऐसे हमले पूरे इलाके के लिए खतरनाक हैं। हमलों पर दुनिया की चुप्पी पर सवाल उठाए गए हैं। सीरिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि ऐसा हमला मानवता ने दशकों तक नहीं देखा है। तो टारगेट किया गया है, इजराइल पर वार किया गया है सीरिया की ओर से, और विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि ऐसा हमला मानवता ने दशकों तक नहीं देखा है। और यूएन में इजराइल के पीएम ने दिखाए 2 नक्शे के जरिए ईरान को बताया अपना टारगेट। कहा, अब ईरान की और मनमानी नहीं चलेगी, अब इस मनमानी का खात्मा होना चाहिए। तो सुना आपने, नेतन्याहू को काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। और देखिए, बेरूत में रात भर इजराइल के हमले हुए, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी, इजरायली बमबारी से दहला बेरूत। अब ये हमला कैसे हुआ, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दाहिया में दहला हिजबुल्लाह मुख्यालय। कैसे हुआ हमला, अब ये जान लीजिए। नए बंकर बस्टर बम से हमला किया गया, जिसमें GBU-72 बंकर बस्टर का इस्तेमाल हुआ है। पहली बार IAF ने इस्तेमाल किया है।
एक साथ कई GBU-72 गिराए गए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं। एडवांस बंकर बस्टर बम ये कहलाते हैं और इनका इस्तेमाल हुआ है। अब आपको बताते हैं GBU-72 से हमला क्यों किया गया, ये क्यों इस्तेमाल हुआ। GBU-72 में 2200 किलो विस्फोट होता है, इसीलिए तबाही ज्यादा मचती है। GBU-72 एडवांस बंकर बस्टर बम है। 2021 में पहला तैयार हुआ GBU-72 और बंकर समेत बिल्डिंग नष्ट करने की इसमें ताकत होती है। तो इसकी ताकत और कितनी ज्यादा है और क्यों इसका इस्तेमाल किया गया, ये बताने के लिए सुमित हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, इनका इस्तेमाल क्यों हुआ, ऐसा क्या है इन बमों में कि इनका इस्तेमाल हो रहा है? क्या तबाही ज्यादा मचाते हैं, ताकतवर ज्यादा होते हैं इसीलिए? देखिए, GBU जो वेरिएंट है, खासतौर पे इसके कई वेरिएंट्स आते हैं। ये अमेरिका से लिया गया है इजराइल ने, और ख़ास बात ये कि इसके कई वेरिएंट हैं जिसमें आपके GBU-54 भी हैं जो चलती मूवमेंट गाड़ियों के ऊपर अटैक करने के लिए इजराइल करता है, यानी जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पर अटैक करता है। इसके अलावा GBU-54 भी है, GBU-72 भी है, और इनके अटैक जो होते हैं बहुत प्रिसाइसिव होते हैं। GBU-72 के बारे में कहा जाता है कि बहुत अंदर, क्योंकि इसका पेलोड जो है वॉरहेड का करीबन 5000 kg का है, 5000 का है, तो निश्चित तौर पर ये इतना ज़्यादा भारी भरकम बॉम्ब इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको अंदर तक, यानी डीप इनसाइड दी बंकर्स के अटैक को, आपको ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से बर्बाद करना, और यही इस वजह से इजराइल ने इस्तेमाल किया। देखिए, एक बात बहुत ज़रूर एक समझनी होगी कि आज पिछले 4 हफ्ते में इजराइल ने हिजबुल्लाह को 40 साल पीछे धकेल दिया है। यानी जो स्थिति हिजबुल्लाह की 40 साल पहले थी, आज हिजबुल्लाह उसी परिस्थिति में मौजूद है। यानी लीडरशिप बहुत ज़्यादा वीक है, कमांडर्स लगातार मारे जा चुके हैं, ना तो रणनीति है और ना ही उसके पास अब ऐसी कैपेबिलिटीज है कि वो इजराइल को बड़ा डेटरेंस या बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो निश्चित तौर पर 4 हफ्तों के इस हमले में, 4 हफ्तों के ऑपरेशंस में इजराइल ने हिजबुल्लाह को 40 साल पीछे धकेल दिया। और इंपॉर्टेंट ये है कि आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह ऐसा कुछ ना कर पाए, यही इजराइल की पूरी कोशिश है। बिल्कुल, हमें वो सेंटेंस भी नेतन्याहू का याद आता है जब उन्होंने कहा था कि हम अपने दुश्मनों को वापस स्टोन एज में भेज देंगे। तो अगर ये हमले जारी रहे तो इस पूरे इलाके में शायद स्थिति और भी पीछे चली जाए। और इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल ने किया है बंकर बस्टर का इस्तेमाल। हम जिक्र कर रहे थे उसका, 2000 पाउंड के बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया गया। फाइटर प्लेन से गिराए गए ये बंकर बस्टर बम। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने बेरूत में F-35 से बमबारी की है। हिजबुल्लाह मुख्यालय पर F-35 से बम गिराए गए हैं। F-35 का इस्तेमाल हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं पर ही हिजबुल्लाह का मुख्यालय है, लेकिन कई रिहायशी इमारतें भी हैं। सब कुछ जद में आ गया, सब कुछ खत्म हो गया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसी हेडक्वार्टर में नसरल्ला भी मौजूद था, उसकी फैमिली भी मौजूद थी। वो फैमिली मारी गई है, नसरल्ला भी मारा गया है, लेकिन अब तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेरूत हमले को लेकर की गई थी बड़ी तैयारी। जो हमला हुआ है, अमेरिका से नेतन्याहू ने हमले की अनुमति दी थी, क्योंकि न्यूयॉर्क में मौजूद थे नेतन्याहू। इजराइल में रक्षा मंत्री ने कमान संभाली थी, योव गैलेंट ने कमान संभाली थी और खुद नेतन्याहू न्यूयॉर्क से कमान दे रहे थे। तो हर तरफ एक ही सवाल, क्या मारा गया नसरल्ला? जी हां, मुख्यालय पर कैसे हुआ हमला ये देखिए। सबसे पहले न्यूयॉर्क से नेतन्याहू का आदेश आता है, ऑर्डर आता है, और फिर उसके बाद किरिया वॉर रूम में रणनीति बनती है और बेरूत के दाहिया में बमबारी होती है, ये अटैक होता है। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे थे, राठौर सर, एक चीज है इस पूरे मामले में, अगर देखा जाए, जो भाषण दिया है नेतन्याहू ने, जिस तरह से इसको बड़ी ही बहुत ही क्विक इस पर डिसीजन लेकर हमले किए गए हैं, और जो पीछे की तैयारी हमें दिख रही थी, और तब जबकि नेतन्याहू बाहर थे, क्या ये डॉट्स जोड़ के ये लगता नहीं है कि सटीक जानकारी थी और इसमें बहुत सोच समझकर निर्णय लिया गया, और मारने का निर्णय बहुत जल्दी लेना था तो इसलिए वहीं से निर्णय लिया गया? आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए, यहाँ पर एक इजराइल एक प्लान के साथ काम कर रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं तो 2006 के इजराइल लेबनान युद्ध में मुकाबला बराबरी पे छूटा था। इजराइल वो गलती फिर से नहीं करना चाहता था, इसीलिए 2006 के युद्ध में भी नसरल्ला हिजबुल्लाह का कमांडर होता था। तो इस बार जो ये बात थी, जो बात कह रहे हैं कि हेडक्वार्टर पे हमला हुआ
तो 100% बिल्कुल श्योरिटी थी कि नसरुल्लाह वहाँ पर है। और इसी बात से दम आता है, बात में दम है कि नसरुल्लाह इसमें मारा जा चुका है। इजराइल ने और नेतन्याहू ने ये वहाँ पर यूएस में थे, जब एक बार तैयारी हो गई तो सिर्फ उन्हें गो अहेड देना था। इसके बारे में इस बार जो पूरा ये रणनीति चल रही है, डीकैपिटेशन फेज है, जिसमें टॉप लीडरशिप को चुन चुन कर मारा जा रहा है। और वो चीज़ इजराइल ने बड़ी बखूबी इस बार अचीव कर ली है। और अभी जो लड़ाई इसके आगे होने वाली है, उसमें सिर्फ इजराइल को हिजबुल्लाह के लोअर कार्डर से निपटना पड़ेगा, और जिसके लिए वो तैयारियां फिर से कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी बात आपने राठौर साहब कही कि टॉप लीडरशिप को खत्म कर दो तो नीचे वाले सभी खत्म हो जाएंगे, मनोबल गिर जाएगा, और इसीलिए इजराइल टॉप लीडरशिप को टारगेट कर रहा है। और इजराइल के हमले के बाद का वीडियो भी सामने आया है। मलबे के ढेर में तब्दील हुई बिल्डिंग्स, चारों तरफ मलबा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, हमले के बाद की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं और मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। बड़ा हमला हुआ है, भीषण हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, और ये स्थिति तब है जब इजराइल लगातार ये हमले जारी रखे हुए हैं। तो लेबनान पर ये सबसे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो वाकई दहला देने वाली हैं। और जो लेबनान पर अटैक हुआ है वो सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है, इतिहास का ये सबसे बड़ा अटैक है। और इस अटैक के बारे में बताया जा रहा है कहाँ कहाँ हमला हुआ है। देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत को तबाह करने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। बेरूत के दाहिया में सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक हुई है और हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर यहाँ पर अटैक किया गया है। इसके अलावा अल जमौस घेबेरी में हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह हथियार फैक्ट्री पर अटैक किया गया। रिहायशी इलाकों में भी एयर स्ट्राइक की गई है। गैस स्टेशन पर भी ये हवाई हमले किए गए। और 4 बड़ी इमारतें पूरी तरह से खत्म हो गई। ये तस्वीरों में हमने देखा। हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, कईयों की मौत हुई है। जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक यहाँ पर की है। जो एयरफोर्स है इजराइल का वो भी इसमें इन्वॉल्व रहा है। सिवात सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो अटैक हुआ है कई इलाकों में एक साथ टारगेट किया गया है, तो क्या इजराइल का टारगेट दाहिया ही था या फिर अभी इजराइल ने ये ठानी है कि इस इलाके से शुरू करके लेबनान को खत्म किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखो निधि, अभी तो शुरुआत हुई है कि एक प्रकार से लीडरशिप को ख़त्म करना। अगर हसन नसरुल्लाह इस लड़ाई इसके अंदर मारा गया है, जो स्ट्राइक की है, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है इजराइल के लिए। मगर अभी भी बहुत कुछ करना है। इजराइल को मालूम है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है हिजबुल्लाह की अभी भी इंटैक्ट है, जो कि 60 से 70% से ज़्यादा है। और सच्चाई यह है कि अभी भी हिजबुल्लाह का दबदबा है सदर लबनान में। और जो 50 से 60 हज़ार इजरायली वहाँ से प्लान कर गए नॉर्थ इजराइल से, अगर इनको वापस बसाना है तो ग्राउंड इन्वेजन करना ही पड़ेगा इजराइल को। और ये जो हिजबुल्लाह है इसको मारना खत्म करना और इनको धकेलना पड़ेगा सेंट्रल लेबनान। और सर, हमें याद है कि ये होगा। नेतन्याहू ने तो बोला ही था कि हम नॉर्थ इजराइल से जितने लोग वापस आए उनको हम जाके बसाएंगे और इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। और लगता है कि उसी की कीमत अब चुकाई जा रही है। और देखिए, इजरायली सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजब मुख्यालय पर 60 बंकर रॉकेट दागे गए हैं। जो भी अंदर था सभी लोग मारे गए। ये इजराइल ने दावा किया है कि यानी कि उसके अंदर जो भी मौजूद था वो बचा नहीं है। यही बड़ा आधार है। ये जो दावा है यही अपने आप में बता रहे कि अगर उसमें नसरुल्लाह मौजूद होगा तो उसकी मौत हो चुकी होगी। दीपक बोरा सर, एक सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपके अनुभव से जो यूएन में हमने स्पीच सुना नेतन्याहू का, जो पूरी स्ट्रैटेजी अपनाई गई, अमेरिका का डिनायल मोड में आना, ये सब क्या बता रहा है? क्या ये बहुत बड़ी योजना थी जिसमें मतलब यहां से लेकर पेंटागन सभी इन्वॉल्व थे और बहुत सफाई से इसको अंजाम दिया गया? विदाउट एनी डाउट मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूं कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में यूएस कांग्रेस को बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने एड्रेस किया था और क्या बोला था कि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, सिर्फ हम अमेरिका को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने 9/11 का जिक्र किया और फिर एक चीज़ कही थी सर, ये मेरा ख्याल 23-24 जुलाई की बात है, कि अमेरिका हमें वो साधन दे दे ताकि हम जंग को जल्दी ख़त्म करें। एक हफ्ते के बाद हनीय साहब ऊपर चले गए थे। अब वो यूएन में गए हैं,
हिजबुल्ला ऑफ गार्ड, अरे ये तो अभी चला गया वहाँ पे, अगर ये इजराइल में रुक जाते, नहीं जाते तो फिर बहुत सी स्पेकुलेशन होती क्यों रुक गया एटसेट्रा। वहाँ गए, वो ऑफ गार्ड थे, और फिर क्या बोला उन्होंने, आप उनका भाषण आपने सुना है पूरी तरह से, क्या बोल रहे थे, हमें जो करना था हमने कर दिया, वी विल डू इट, हम लोग सच्चाई की तरफ हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार सर, जब ये हुआ है तो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बाबरची या अगरची ऐसा ही कुछ नाम है, वो बोले ये तो हिटलर से भी बढ़ के हैं, ये ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर्स हैं। क्या मतलब इस सब का होता है? ये संकोच कर रहे हैं कहने से कि हमारा डार्लिंग नसरल्ला अब ख़त्म हो गया है, उनकी बेइज्जती हो जाएगी सर। बेसिकली इट इज़ दैट। मेरा मानना है अमेरिका वॉज इन्वॉल्व हर स्टेप पे, उनको मालूम था क्या होने वाला है। बिल्कुल, एक के लिए ये सच बताना है तो दूसरी तरफ ये अस्तित्व की लड़ाई भी है। दीपक सर, आप ठीक कह रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी जो ये है कि पूरे ऑपरेशन पर, ये जो पूरा ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचाया, इजरायली रक्षा मंत्री की इस पर नजर रही। ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही थी योव गैलेंट की तरफ से, साथ में चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे इजराइल के। तो ये पूरी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सेंसिटिविटी के साथ इस मामले को हैंडल किया गया। आपको याद होगा जब ओसामा बिन लादेन को टारगेट किया गया था अमेरिका की ओर से, उस वक्त भी कुछ इसी तरह से मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग करते हुए अमेरिका दिखाई दे रहा था। और ये एक वॉर स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है कि जब कहीं टारगेट किया जाता है तो पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। और हिजबुल्लाह मुख्यालय पर हमला, पल पल की क्या निगरानी रही है इस हमले पे, कैसे मॉनिटर किया गया, उसको भी हम आपको दिखाते हैं। पूरी तरह से इस हमले को लाइव मॉनिटर किया गया। देखिए, बेरूत के दाइया में बमबारी की गई, वॉर रूम में कौन कौन मौजूद था वो हम आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री योव गैलेंट उस वक्त मौजूद थे, हालात को देखकर वो फैसला ले रहे थे। IDF चीफ हलेवी भी उस वक्त मौजूद थे जब ये अटैक हो रहा था। जी, और इसके अलावा डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं आमिर बराम, वो भी मौजूद थे। जो इजराइल एयरफोर्स के चीफ है टमर बार, वो भी मौजूद थे, यानी एयरफोर्स भी इन्वॉल्व थी क्योंकि यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। तो ये बड़ा ऑपरेशन था जिसे अंजाम तक पहुँचाया गया। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ऐसा लगता नहीं है कि इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद इजराइल चुप बैठा होगा, क्योंकि तभी दावा भी तुरंत कर दिया गया कि नसरल्ला मारा गया है, और इजराइल के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पूर्व में भी ऐसी तस्वीरें अमेरिका की स्ट्रैटेजी में, वॉर स्ट्रैटेजी में, या भारत की वॉर स्ट्रैटेजी में भी देखने को मिली है। देखिए, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, इजराइल बिल्कुल मिलिट्री माइंडसेट से काम करता है। वो कभी कॉम्प्लिसेंट नहीं होता है। युद्ध में जो इंटेंसिटी वो वेरी करता है, लेकिन अपनी सुरक्षा को हमेशा वो पुख्ता रखता है, चाहे उसका एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे उसके तमाम लॉन्चिंग साइट हो या एयरफील्ड हो, उसको वो पूरी सुरक्षा देता है। और साथ में इस तरीके का ऑपरेशन करता है कि जिससे जो एनिमी है, या इस केस में हिजबुल्लाह है, वो ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है और इससे वो डिस्ट्रक्शन करता है। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि नसरल्लाह इतने आसानी से एक बिल्डिंग में होगा और उस बिल्डिंग को 60 बंकर बस्टिंग जो एम्यूनिशन उससे ध्वस्त कर दिया जाएगा। और इस मोमेंटम को देखिए, वो खो नहीं रहा है। दाहिया में वो हमले पे हमले किए चला जा रहा है और इससे वो मैक्सिमम डिविडेंड लेना चाहता है, तमाम तरीके का डिस्ट्रक्शन करना चाहता है, जिससे कि आगे के ऑपरेशन और आसान हो जाए। लेकिन साथ में उसको पता है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को कौन सपोर्ट दे रहा है, किस तरीके से ये फिर पनप सकता है, कैसे IRGC फिर से हिजबुल्लाह की मदद कर सकती है, या हो सकता है डिस्गाइज फॉर्म में हिजबुल्लाह को के रूप में वो लड़ सकते हैं। तो इन सारी चीजों से, सारे डायनेमिज्म से वो वाकिफ है। अगर हिजबुल्लाह को सही जवाब देना है तो यही वक्त है। ये नहीं कहा जा सकता कि हम जवाब देंगे। इस तरीके के कई बार बयान आ चुके हैं, ईरान ने भी कई बार बिल्कुल। और इससे ज्यादा क्या कि हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराया गया, सारे टॉप कमांडर्स मारे गए, हेडक्वार्टर को सीधे बम से उड़ा दिया है। अब इससे ज्यादा कोई लाइन क्या हो सकती है उनके लिए रिटेलिएट करने के लिए? सवाल यही, क्या वो इस पोजीशन में है कि इजराइल को 1 to 1 देख लें, यानी सीधे युद्ध में कूद जाए इजराइल के साथ? और देखिए, इजराइल के विनाशकारी हमले के बाद मची भगदड़ और जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए हैं लोग। पूरे इलाके में फैली अफरा तफरी, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। ये देखिए, लोग भागते नजर आ रहे हैं। जब ये हमला हुआ, धुएं का गुबार उठता आपको नजर आ रहा होगा उस बिल्डिंग से, और चारों तरफ लोग भागते इधर उधर नजर आए। और एक और बड़ी खबर, लेबनान से हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। जब भारी भीड़ होती थी, वहां छिटपुट लोग नजर आ रहे हैं। बहुत कम लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। बेरूत के दाइया इलाके का ये वीडियो है। जब अटैक हो गया उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों में दहशत है, खौफ है। लोग अपने घरों में दुबके हैं, नहीं तो लेबनान छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं, बेरूत छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं।
और गैलिली में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, आयरन डोम ने नाकाम किए रॉकेट हमले। देखिए हिजबुल्लाह लगातार कोशिश कर रहा है कि कुछ तो हम जवाब दें। हालांकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो ऐसे हमलों को अब तक नाकाम करता आया है। बहुत बड़ी ताकत है इजराइल का ये एयर डिफेंस सिस्टम। अटैक जब होता है तो अलग अलग मुल्क प्रतिक्रिया देते हैं और जो रिएक्शन होता है वो भी, उससे भी काफ़ी कुछ मायने निकाले जाते हैं। हिजबुल्लाह मुख्यालय पर जो हमला हुआ, इराक ईरान ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। इजराइल रेड लाइन पार कर रहा है, ये कहा गया। हालात पहले से ज़्यादा गंभीर हुए हैं, ज़्यादा खतरनाक हुए हैं। लीडर की हत्या से नहीं सुलझेगी समस्या, एक लीडर के बाद दूसरे को मिलेगी कमान। बिल्कुल, हर लीडर के बाद दूसरा तैयार है। ईरानी राष्ट्रपति ने हमले की निंदा की है, शहीद परिवार कहकर संवेदना जताई है। ईरान के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो जा रहा है कि हर दिन उसको जवाब देना पड़ रहा है। दीपक वोरा सर, एक सवाल आपसे मैं करना चाह रहा था कि मुझे याद है कि 7 अक्टूबर तो अब नजदीक आने वाला है, 1 साल होने वाले हैं, और ऐसे कई प्रॉक्सीज और कई ऐसे देश थे जब इजराइल पर हमले हुए तो उन्होंने जश्न मनाया। क्या वो जश्न अब इन सभी प्रॉक्सीज या इन देशों को महंगा पड़ता नजर आ रहा है 1 साल, ठीक 1 साल पूरा होते होते? ये बहुत आपने अहम प्रश्न पूछा है कि जो जश्न वगैरह मना रहे थे अब वो उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है। सर, मैं सिर्फ ईरान की बात करना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिबंध जो लगे हैं पश्चिमी देशों से, वो रूस पे हैं, नंबर 2 पे ईरान है, और उसकी इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं है। इस समय अगर ईरान, होशियार लोग हैं वहाँ पर, वो मेरा मानना है जाके पश्चिमी देशों से कहेगा, अमेरिका से, देख टाइगर, अब मैं बाज आ जाता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, आप प्रतिबंध हटा लीजिए, मेरा क्या लेना देना है, मर गया जिंदा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरे प्रॉक्सीज थे, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, नहीं कर पाया, चलिए अब दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। ये आप मेशर देखेंगे। हाँ, भाषण आते रहेंगे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करेंगे कुछ नहीं। अब वो बातचीत शुरू कर देगा अमेरिका के साथ, क्योंकि इजराइल ने ये कहा था, हम वार्निंग दे रहे हैं ईरान को, मैं आपके घर में कहीं भी घुस के आपको मार सकता हूं। मेरा ख्याल ईरान ये समझ गया है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि अपना हित साधा जाए, और ईरान भी इसी मंशा के साथ आगे बढ़ रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपना हित दिखता है। एक बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल में आयरन डोम एक्टिव हो चुका है। हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया गया है। एक रॉकेट गिरने से घर में आग लग गई है। ये तस्वीरें देखिए सामने आई। देखिए पूरा आसमान आप देख रहे हैं, रॉकेट से भर गया है ये आसमान, इतने ज्यादा रॉकेट अटैक हुए। दूसरी तरफ इजरायली हमले से लेबनान में भी दहशत है। लेलाकी और हदत में पलायन शुरू हो गया। हमले के डर से लोग पलायन कर रहे हैं, घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं।